शिमला में पंचायती राज चुनाव का किया गया स्थगित। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर लगाए आरोप। डिजास्टर एक्ट के तहत पोस्टपोन किए चुनाव। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग की उच्च स्तरीय बैठक। सीएम ने की बैठक की अध्यक्षता। सीएम ने दी साइबर सिटी योजना को मंजूरी। सीएम मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बीजेपी पर तीखा हमला। आपदा राहत पैकेज पर केंद्र सरकार को घेरा, कहा भ्रम न फैलाएं बीजेपी नेता। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सीमा ठाकुर का बयान, कहा कांग्रेस ने संवैधानिक संस्थाओं पर उठाए सवाल। संस्थाओं पर सवाल करना दुर्भाग्यपूर्ण। स्वास्थ्य सेवाओं में जिला ऊना अव्वल। ऊना के 73 संस्थान हुए सम्मानित। उपायुक्त जतिन लाल ने दी बधाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश सचिवालय में डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में उन्होंने जिला सोलन के वाकना घाट में 650 बीघा भूमि पर साइबर सिटी स्थापित करने की योजना की जानकारी दी। इस साइबर सिटी में डाटा स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आईटी आधारित उद्योग विकसित किए जाएंगे और मुख्यमंत्री ने विभाग को परियोजनाओं का विस्तृत ब्लूप्रिंट शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वाकना घाट में बन रहे उत्कृष्ट केंद्र में एआई प्रयोगशाला स्थापित करने और कार्य में तेजी लाने को कहा है। साथ ही कांगड़ा के चैतलू और साथ ही शिमला के महली आईटी पार्कों को दिसंबर 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शासन में डिजिटलीकरण पर बल देते हुए सभी विभागों को ई ऑफिस प्रणाली अपनाने और कर्मचारियों को नई तकनीक में प्रशिक्षित करने और उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने पंचायती राज चुनाव को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इसको लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है, चुनावों से भगाने के आरोप लगा रहे हैं और वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीजेपी पर मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और लोगों का ध्यान भटकाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम हर बात का विरोध करना है, लोगों को ध्यान भटकाना है। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा इस बार आपदा में नुकसान हुआ है। जिला के उपायुक्तों ने फिलहाल बचाव कार्य करने की बात कही है। अभी पंचायत की सड़कों को जोड़ा जा रहा है। बारिश अभी भी हो रही है और डिजास्टर एक्ट पूरे प्रदेश में डिजास्टर एक्ट के तहत अभी पंचायत चुनाव का आगे किया गया है और जैसे परिस्थितियां ठीक होती हैं पंचायती राज चुनाव को किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को ध्यान रखना चाहिए कि पंचायती राज चुनाव जरूर होंगे, इससे कोई दो राय नहीं है। सरकार का पहला कर्तव्य बनता है कि आपदा प्रभावित और प्रभावों को राहत पहुंचाना। जिनके घर उजड़ गए हैं उनको राहत देनी है। भाजपा 5 गुटों में बटी हुई पार्टी है। जयराम जी ठाकुर जी का दर्द छलक गया, आपके सामने आया। अनुराग ठाकुर जी के समर्थन में नारे लग रहे थे। वहाँ रमेश धवाला जी है, बिंदल जी है, नड्डा जी है, हर्ष महाजन एंड कंपनी ग्रुप है। तो ये सब गुटों की राजनीति में फंसे हुए हैं। इनके पास कहने को कुछ नहीं है। ये किसी भी मुद्दे को लेकर शोर मचाते रहते हैं, सच्चाई को जानकारी नहीं प्राप्त करते। कभी कभी विमल नेगी का केस लेके जाते हैं, कभी टॉयलेट टैक्स का केस लेके आ जाते हैं, कभी जब हम पशु उत्पादकों को और जो महिलाएं हैं 10 से 15 हजार उनको दूध डीबीटी के माध्यम से उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो 100 मीटर दूर जहाँ खाना था बना था, वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर तालियां बजाकर मेरे खिलाफ नारे लगाते हैं। तो ये इनका एक सोची समझी राजनीति के तहत मेरे खिलाफ एक सुनियोजित बदनाम करने की छवि को बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं। उसका एक बालूगंज में भारतीय जनता पार्टी ने एक सेल स्पेशल इसमें बिठाया हुआ, पर इन चीजों से हम घबराने वाले नहीं है। गांव के किसान की और बागवान की आर्थिक सहायता देने में अगर हमारे को इस प्रकार की राजनीति इन्होंने करनी है तो ये करते रहे। पंचायती राज चुनाव कोई रद्द नहीं किए गए हैं। डिजास्टर एक्ट के तहत पहले ये कहा गया कि आपदा प्रबंधन से निपटे प्रदेश। आपदा प्रबंधन से नहीं निपटेंगे
और पंचायतों के चुनाव में सब सम्मिलित हो जाएंगे तो जो घर गिरा उसके पैसे देने कौन जाएगा, जो सड़क टूटी है उसके पैसे देने कौन जाएगा, जो सड़कों की रिपेयर होनी है उसके पैसे देने कौन जाएगा। तो निश्चित रहिए पंचायत चुनाव समय पर होंगे। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रभावित हिमाचल के दौरे के दौरान 1500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन अब तक ये राशि राज्य को नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि हिमाचल इस समय अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री से मदद की उम्मीद करना स्वाभाविक है, क्योंकि हिमाचल में भी देश का हिस्सा है। नरेश चौहान ने कहा कि सभी कर केंद्र सरकार वसूलती है और इसलिए राज्यों की मदद करना उसकी जिम्मेदारी है। बिना आर्थिक सहायता के हिमाचल दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। और उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश का बजट लगभग 54,000 करोड़ रुपए है, जिसका अधिकांश हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज में खर्च हो जाता है। बीजेपी नेताओं से उन्होंने अपील की है कि जनता में भ्रम ना फैलाएं और ये स्पष्ट करें कि जब राज्य पर 5 से 6,000 करोड़ का आपदा बोझ हो तो समाधान क्या है। बार बार कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल प्रश्न के जवाब में इसका जिक्र किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब दौरे पे आए थे तो उन्होंने उस दिन मीटिंग भी ली थी धर्मशाला में, जिसमें सभी लोग थे। वहाँ पर 1500 करोड़ रुपए की बात हुई थी कि हम एक फौरी राहत के तौर पे प्रदेश को देंगे। तो हमें सबको इंतज़ार था कि भाई उसकी नोटिफिकेशन आएगी। उम्मीद ये भी थी कि शायद वो एक स्पेशल पैकेज भी हो सकता है, क्योंकि आपदा बड़ी थी, नुकसान बड़ा है, 7,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। अगर हम सबको हिमाचल प्रदेश को दोबारा से वहाँ बनाना, उन सड़कों को, बिजली की स्कीमों को, पानी की स्कीमों को, या आप समझें कि 2000 के करीब लोगों ने कच्चे और पक्के घर अपने गंवा दिए, अपनी ज़मीनें गंवा दी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब वो बारिश बंद होने से वो नुकसान तो कम नहीं हुआ, अब तो उसको आगे बढ़ा के उसको लोगों को राहत देने का समय अब आया है। अब पैसे की ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश को, और उसकी अभी तक कोई, पिछले कल तक कोई ऐसी चिट्ठी, नोटिफिकेशन भारत सरकार से नहीं आई है कि वो 1500 करोड़ रुपया किस हेड में आएगा, या आना तो अभी बाकी है। तभी हम बार बार जिक्र करते हैं कि जो भाजपा के हिमाचल के नेता है विपक्ष में, उन सभी से भी हम आग्रह करते हैं बार बार कि आप बजाय कुछ क्लेम करने के कि भारत सरकार से ये आ गया, भारत सरकार से इतना पैसा आ गया, वो गलत जानकारी को लोगों के बीच मत फैलाएं, उससे भ्रम पैदा होता है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सीमा ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस द्वारा बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार और उसका शीर्ष नेतृत्व लगातार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहा है। यह रवैया न केवल लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, बल्कि कांग्रेस की हताशा को भी दर्शाता है। डॉक्टर सीमा ठाकुर ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बैकफुट पर है। देश भर में कांग्रेस का लगभग सफाया हो चुका है और ऐसे में कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी ये साबित करती है कि वे मुद्दों से भटक चुके हैं। उन्होंने सुंदरनगर में कांग्रेस के एक नेता द्वारा बीजेपी के वरिष्ठ विधायक पर की गई अभद्र टिप्पणी को निराशाजनक और असंवेदनशील बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान अब तक की सबसे बचकानी राजनीति बयानबाजी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि पूरा देश जानता है कि अगर कहीं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा हुआ तो उसमें कांग्रेस के नेता खुद शामिल हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा और उनकी धर्मपत्नी दोनों के नाम पर 2-2 EPIC ID मौजूद है। गलत तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करना, गलत तरीके से चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह करना, कभी बैलेट पेपर तो कभी EVM पर ठीकरा फोड़ना, ये सभी चीज़ें प्रदेश की जो हमारी कांग्रेस की सरकार है, जो कांग्रेस हमारा राजनीतिक दल है, उनकी बौखलाहट को दिखाता है। जिस तरह पूरे देश भर में कांग्रेस आज बैकफुट पर है, आज पूरे देश भर से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, ये उस बौखलाहट को दिखाता है। इसी संदर्भ में कांग्रेस के एक नेता ने सुंदरनगर में जिस तरह से हमारे भाजपा के वरिष्ठ विधायक के ऊपर टीका टिप्पणी की, वो बहुत ही निराशाजनक है। और मुझे लगता है
राजनीतिक जो ये दुनिया है या राजनीतिक जो विचार हैं, उन विचारों में अभी तक का ये सबसे बेतुका बयानबाजी उनके द्वारा की गई है। शिमला की वादियों में आज वह स्वर गूंजा जो लंबे समय से दबा था। महिला स्वराज का स्वर। शक्ति अभियान के इस ऐतिहासिक पहल ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की सक्रिय और निर्णायक भागीदारी का नया अध्याय खोल दिया है। ये कार्यक्रम उन कई राज्यों के बाद अब हिमाचल में भी आरंभ हुआ है, जहां महिला स्वराज पहले ही महिलाओं के नेतृत्व को नई दिशा दे रहा है। इस अभियान का उद्देश्य केवल प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि राजनीति में महिलाओं की निर्णायक उपस्थिति को सशक्त करना है। शक्ति अभियान भारतीय युवा कांग्रेस की एक परिवर्तनकारी पहल है, जो महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण विकास पर केंद्रित है, जहां पर एम्पावर, एडुकेट, लीड के सिद्धांत पर आधारित शक्ति अभियान का लक्ष्य है और हर महिला अपने हक, सम्मान और आवाज़ के साथ राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हो सके। हिमाचल में इसका आरंभ उस दिशा में एक नया कदम है जो गांव-गांव में महिला नेतृत्व की नई चेतना जगाएगा। वहीं कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब उसकी आधी आबादी निर्णायक प्रक्रिया में बराबरी से शामिल होगी। आज स्टेट एग्जीक्यूटिव शिमला में रखी गई थी। मेरे प्रभारी बनने के बाद ये पहली स्टेट एग्जीक्यूटिव थी जिसमें हमने पिछले दिनों हुए कामों पर चर्चा की। आगे हम किस प्रकार से पंचायत के चुनाव को लेकर के, बाकी संगठन के कामों को लेकर के काम करने जा रहे हैं, उनकी रूपरेखा पर बातचीत हुई। युवा कांग्रेस ने यहाँ पर शक्ति अभियान के तहत महिला स्वराज का कार्यक्रम प्रारंभ किया है और इसके पीछे सोच यही है कि जहाँ हम संगठन की दृष्टि से मजबूत हमारी विचारधारा हो, पार्टी हो, और साथ ही साथ आने वाले समय में आने वाले विशेषकर क्योंकि पंचायती राज के चुनाव बहुत नज़दीक है, इसमें हमारी महिला वर्ग, क्योंकि आप जानते हैं लगभग 50% के आसपास हमारी सीटें पंचायती राज में आपकी आरक्षित है। हमारी युवा कांग्रेस की विचारधारा की हमारी बेटियों को, हमारी महिला वर्ग को इसमें मौका मिले, अवसर मिले। ऊना जिले ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि दर्ज की है। साल 2024-25 में जिले के 73 स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिससे ऊना प्रदेश में सबसे अधिक अवार्ड पाने वाला जिला बन गया है। ऊना जोनल अस्पताल में आयोजित जिला गुणवत्ता आश्वासन समिति की बैठक में उपायुक्त जतिन लाल ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की है। सेवाओं को और बेहतर बनाने के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि जिले के 73 संस्थान राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के आधार पर एक्सटर्नल असेसमेंट प्रक्रिया के तहत चयनित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऊना जिले ने लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करते हुए यह गौरव हासिल किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।